जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान की यात्रा का भाग 8 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आर्टिकल नंबर अर्थात अनुच्छेद नंबर 20 तक के सभी पॉइंटों को डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 डिस्कशन करेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 कहता है जीवन के अधिकार। आर्टिकल नंबर क्या कहता है? जीवन के अधिकार। जीवन के क्या अधिकार होंगे, इनके बारे में अनुच्छेद नंबर 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 में दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है व्यक्ति को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता दोनों की दोनों ही प्रदान की गई है। अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ये दोनों की दोनों प्रदान की गई है। दूसरा है व्यक्ति के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीनने, सीमित करने की प्रक्रिया क्या है? क्या प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन जीने की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता को छीना या सीमित किया जा सकता है? पहला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहला क्या नियम है? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा क्या है? संसद विधि बनाकर व्यक्ति के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर सकती। तीसरा है उच्चतम न्यायालय यह जांच करेगा कि किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना तो दंड नहीं दिया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय भी यह जांच करेगा कि किसी व्यक्ति को विधि के अर्थात कानून के उल्लंघन के बिना तो दंडित नहीं किया जा रहा है। कौन जांच करेगा इसके लिए? उच्चतम न्यायालय जांच करेगा। पॉइंट नंबर 4 जो दिया गया है उसको देखेंगे। न्यायपालिका यह जांच करेगी कि किसी व्यक्ति को विधि के बिना कार्यपालिका पुलिस दंडित नहीं करेगी। किसके बिना? किसी व्यक्ति को विधि के बिना कार्यपालिका या प्रशासन या पुलिस दंडित नहीं करेगी। न्यायपालिका इसकी क्या करेगी? जांच करेगी। अगला पॉइंट नंबर 5 दिया गया है। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय ने ए.के. गोपाल वाद में 1950 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि क्या कहा? कि विधि का निर्माण विधि के निर्माण का आधार विधायिका है। विधि के निर्माण का आधार क्या है? विधायिका है। इसलिए न्यायपालिका यह नहीं बता सकती कि विधि अतार्किक है अथवा खराब है। आप समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य है कि विधि के जो निर्माण का आधार है वह विधायिका है, अर्थात विधायिका के द्वारा कोई विधि तैयार की गई। इसलिए न्यायपालिका यह नहीं बता सकती कि विधि अतार्किक है अथवा खराब है। इसके बारे में न्यायपालिका नहीं बता सकती, बल्कि न्यायपालिका केवल विधि की व्याख्या करेगी। न्यायपालिका क्या करेगी? केवल विधि की व्याख्या करेगी। ठीक है। और यह जांच करेगी कि व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के कारण दंडित किया गया है अथवा नहीं। ये दोनों जांच करेगी कि किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के कारण दंडित किया गया है अथवा नहीं किया गया। जांच कौन करेगी? न्यायपालिका इसकी जांच करेगी। अगला पॉइंट नंबर 6 जो दिया गया है, पॉइंट नंबर 6 आपका दिया गया है उच्चतम न्यायालय ने अरुण कुमार गोपालन के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। किस तर्क को अस्वीकार कर दिया? कि आर्टिकल नंबर 19 व 21 एक दूसरे के पूरक है। किसने कहा था? अरुण कुमार ने कहा था। और उच्चतम न्यायालय ने इसको क्या कर दिया था? अस्वीकार घोषित कर दिया था कि आर्टिकल नंबर 19 और 21 एक दूसरे के पूरक है। किसने कहा था? एक तथ्य अरुण कुमार गोपालन ने कहा था। 7वां जो पॉइंट है, गोपालनवाद में न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की है। न्यायपालिका ने क्या कहा है? कि जीवन का जो अधिकार है उसकी संकीर्ण व्याख्या किसमें की है? गोपालनवाद में की गई, जिसका अभिप्राय है कि प्रताड़ना का अभाव ही जीवन का अधिकार है। प्रताड़ना का अभाव ही क्या है? जीवन का अधिकार है। ये किसने कहा है? उच्चतम न्यायालय ने कहा है। अभी इससे संबंधित कुछ
वाद विवाद भी हैं। पहला है मेनका गांधी। मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद सन 1978 ईस्वी में आया था। आपसे पूछा जा सकता है कि मेनका गांधीवाद कब आया था, तो सन 1978 ईस्वी में मेनका गांधीवाद आया था। इसमें क्या कहा गया है कि जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या की गई है। जीवन के अधिकार की, अर्थात जीवन जीने के जो अधिकार हैं उनकी एक उदारवादी व्याख्या यहाँ पर की गई है। पहला पॉइंट जो दिया गया है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय शारीरिक प्रताड़ना से अभाव मात्र नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय केवल शारीरिक प्रताड़ना नहीं है, बल्कि यह गरिमा में जीवन का भी अधिकार है। बल्कि यह गरिमा में जीवन का भी एक अधिकार है। केवल शारीरिक प्रताड़ना तो मतलब नहीं है, आप किसी को मानसिक टॉर्चर नहीं कर सकते, उसका भी यह एक अधिकार है। अगला जो पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन का अधिकार विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताओं के अधिकार के बिना आंशिक व अधूरा है। जीवन का अधिकार जो है वो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के बिना आंशिक और अधूरा है। किसने कहा? ये सभी तथ्य भी किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, जीवन के अधिकार में आर्टिकल नंबर 21 में स्वतंत्रता के सभी अधिकार शामिल हैं। जीवन के अधिकार अर्थात आर्टिकल नंबर 21 में स्वतंत्रता के सभी अधिकार शामिल है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेंगे। जीवन के अधिकार में अंतर्निहित अधिकार, पहला है मेनका गांधीवाद से शुरू करके उच्चतम न्यायालय से जीवन के अधिकार का व्यापक विस्तार कर दिया गया है। और वर्ष 2015 में मृत्युदंड जिनको प्राप्त किया गया था, अपराधियों के दंड के क्रियान्वयन में होने वाले अत्यधिक विलंब को देखते हुए, जो विलंब हुआ है उसमें 10 वर्ष से ज़्यादा मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात जिनको 10 वर्ष से ज़्यादा की जो सजा थी, अर्थात जिनको मृत्युदंड दिया गया था, उनके इस दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि विलंब हो रहा था। और न्यायालय ने कहा कि मृत्युदंड के क्रियान्वयन में देरी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। किसमें देरी? मृत्युदंड के क्रियान्वयन में देरी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अगला फैक्ट देखेंगे यहाँ पर, सन 1996 ईस्वी में विशाखावाद, सन 1996 ईस्वी में आया था। कौन सा वाद? विशाखावाद के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यौन शोषण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कि यौन शोषण क्या है? जीवन के अधिकार का एक उल्लंघन है। किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा, विशाखावाद में कहा था सन 1996 ईस्वी में। वर्ष 2016 में मानहानि के मुकदमे पर न्यायपालिका ने निर्णय देते हुए कहा कि जीवन के अधिकार में सम्मान का अधिकार भी शामिल है। कब कहा है? सन 2016 में कहा था। किसने? उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जीवन के अधिकार में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। वर्ष 2015 के अपने प्रसिद्ध निर्णय में, वर्ष 2015 का एक और निर्णय आया था जिसमें गोपनीयता के अधिकार को जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। जिसमें गोपनीयता के अधिकार को जीवन का महत्वपूर्ण भाग मानते हुए कहा कि आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना जीवन के अधिकार का हनन है। सन 2015 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना जीवन के अधिकार का हनन है। ये किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा था सन 2015 में। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में परिवर्तन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में परिवर्तन। सबसे पहला है मेनका गांधीवाद में उच्चतम न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया है। दूसरा है न्यायपालिका ने माना कि विधायिका को विधि के निर्माण का अधिकार है।
किसको है अधिकार? विधायिका को विधि के निर्माण का अधिकार है, परंतु विधायिका द्वारा निर्मित विधि मनमानी और अतार्किक नहीं होनी चाहिए। यानी कि विधि कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगा, लेकिन मनमानी और अतार्किक नहीं होनी चाहिए। ये किसने कहा? न्यायपालिका ने माना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के अनुसार विधि उचित व तार्किक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उचित भी हो और तार्किक भी होनी चाहिए, जिसे न्यायपालिका में विधि की उचित प्रक्रिया का नाम दिया जाए, जिसका अभिप्राय है कि मात्र विधि बनाकर किसी को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इनके केवल विधि बना दी और विधि के द्वारा किसी को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा। बल्कि विधि की सही और उचित और तार्किक भी होनी चाहिए। सही भी होनी चाहिए, उचित भी होनी चाहिए और तार्किक, ये तीनों के तीनों गुण उसमें जो विधि बनेगी उसमें होने चाहिए। जीवन के अधिकार में क्या शामिल नहीं है, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। वर्ष 2016 में जैन धर्म के एक अनुयायी के द्वारा व्रत रखने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने क्या किया? व्रत रखा और व्रत रखने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और यह भी उल्लेखनीय है कि जैन धर्म में संथारा, देखिए संथारा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। संथारा के द्वारा व्यक्ति शैक्षिक रूप में अपने प्राणों का परित्याग कर सकता है। शैक्षिक रूप में अपने प्राणों का परित्याग कर सकता है, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने आत्महत्या कहा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्या कहा? उसको आत्महत्या कहा, जो भारतीय दंड संहिता में दंडनीय अपराध है। जो भारतीय दंड संहिता में क्या है? एक दंडनीय अपराध है। किंतु जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनका क्या मत है, उनको भी देख लेंगे। जैन धर्म के अनुयायियों का मत है कि आत्महत्या मानसिक विक्षिप्तता तथा परेशानी का परिणाम है। इनकी आत्महत्या व्यक्ति कब करेगा? जब वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा, तो तब आत्महत्या करेगा। जबकि संथारा क्या है? संथारा एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव है। संथारा क्या है? एक धार्मिक भी और आध्यात्मिक भी दोनों प्रकार के अनुभव हैं किसमें? संथारा में। वर्तमान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा आत्महत्या को दंडनीय अपराध बनाने के लिए प्रावधानों को परिवर्तित करने की मांग की जा रही है। यानी कि आत्महत्या को दंडनीय अपराध बनाने के लिए परिवर्तित करने की मांग किसके द्वारा की जा रही है? मानव अधिकारों के द्वारा की जा रही है। विशेष तौर पर मणिपुर की शर्मिला चोरम, विशेष तौर पर किसके द्वारा? मणिपुर की शर्मिला चोरम के विरुद्ध सरकार के द्वारा आत्महत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। यदि वर्तमान में इससे बरी कर दिया गया, परंतु यह प्रावधान अमानवीय और अलोकतांत्रिक प्रतीत होता है। उसके ऊपर क्या कर दिया? मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन यह प्रावधान क्या हो रहा है? अमानवीय और अलोकतांत्रिक प्रतीत होता है। आर्टिकल नंबर 21 समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। यदि नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 20 को भी डिस्कशन कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध अधिकार। मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 20 सभी को पढ़ना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्टिकल नंबर 20। देखिए, पहला पॉइंट दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करना अर्थात पकड़ना और हिरासत में रखने का उस व्यक्ति को कारण बताया जाएगा। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा और हिरासत में रखा जाएगा तो उसे इसका कारण बताया जाएगा, तथा उसे अपने मनपसंद के वकील से परामर्श करने तथा अपनी रक्षा करने दोनों का क्या होगा? अधिकार होगा। अपनी मनपसंद का वकील भी करेगा और अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार उसको होगा। आर्टिकल नंबर 22 उसको कहते हैं। आर्टिकल नंबर 22 में सभी दर्शाया गया है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट कहता है, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। यानी कि यात्रा का समय शामिल नहीं है। ऐसा नहीं है किसी को मुंबई से लेकर के हम उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और जैसे ही उसको हमने अरेस्ट करा उस समय से वो समय स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम उसको मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं तो वहां पर पहुंचने के साथ में तब उसका समय होगा और 24 घंटे तभी से जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको हमने अरेस्ट मुंबई से किया है और आने जाने का समय जुड़ेगा, वो उसमें काउंट नहीं होगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही वह 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखा जा सकता है। अर्थात किसकी अनुमति से? मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही वह 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी किसको कहेंगे भाई? इसको देख लेंगे। पहला पॉइंट है, किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले मात्र संदेह के आधार पर हिरासत में ले लेना। किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले, यानी कि उसके अपराध करने से पहले इसको क्या कर दिया? हिरासत में ले लिया है, जिसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को क्या कर दिया हमने? नज़रबंद कर दिया। हमने देख लिया कि ये व्यक्ति क्राइम कर सकता है, तो उसको क्या कर दिया? हमने नज़रबंद कर दिया है, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है 24 घंटे के अंदर अंदर। अगला जो पॉइंट है, संविधान में निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी के आधार। पहला है, निवारक नजरबंदी संवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। इसलिए संघ एवं राज्य दोनों अलग अलग निवारक नजरबंदी के कानून का निर्माण कर सकते हैं। निवारक नजरबंदी किसका विषय है? समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों अपने अलग अलग तरीके के कानून इसमें बना सकते हैं। इसमें आपको पता भी होगा, जो भी विषय समवर्ती सूची में आता है उसमें केंद्र और राज्य अपना अलग अलग तरीके से उसमें कानून बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, संघ राज्य को राष्ट्र की सुरक्षा, संघ सरकार को राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता बनाए रखने के लिए निवारक नजरबंदी के कानून बनाए जाते हैं। किसके लिए? राष्ट्र सुरक्षा के लिए, संप्रभुता बनाए रखने के लिए निवारक नजरबंदी के कानून बनाए जाते हैं। जबकि राज्य सरकार के द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार के द्वारा किसके लिए? लोक व्यवस्था बनाए जाने के लिए सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नजरबंद का निर्माण किया गया है। आर्टिकल नंबर 22B, निवारक नजरबंदी के प्रकार। देखिए, पहले किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक पुलिस के द्वारा नजरबंद किया जा सकता है। कितने दिनों तक नजरबंद किया जा सकता है? कुल 3 महीने के लिए ही नजरबंद किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 22B में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 22B में उल्लेखित है कि व्यक्ति को नजरबंदी के कारण बताए जाएंगे। व्यक्ति को क्या बताया जाएगा? नजरबंदी के कारण बताए जाएंगे कि किस लिए उसको नजरबंद किया गया है, तथा उसे अपने वकील से भी परामर्श करने का अधिकार है। उसको भी अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वह अपने वकील से परामर्श नहीं कर सकता। अगला जो पॉइंट है, किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा निवारक नज़रबंदी में रखने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनने वाली समिति के अनुमति के बाद ही 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंद किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के द्वारा एक समिति का निर्माण किया जाएगा, उसके द्वारा ही उसके अनुमोदन के बाद ही 3 महीने से ज़्यादा फिर उसको नज़रबंद किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, संसद विधि के द्वारा निवारक नज़रबंदी की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर सकती है। संसद विधि के द्वारा निवारक नज़रबंदी की सीमा का निर्धारण कर सकती है। दिसंबर 2001 में संसद पर होने वाले आतंकी हमले के बाद तत्कालीन सरकार के द्वारा पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का निर्माण किया गया, जिसमें व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में 6 महीने तक बंद करने का प्रावधान किया गया है। पोटा के द्वारा 6 महीने तक भी उसको नज़रबंद किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के निवारक नज़रबंदी कानून। पहला है मीसा कब आया था? सन 1971 में आया था। टाड़ा कब आया था? सन 1987 में आया था। पोटा आया था सन 2002 में। पोटा के बाद आपका आया था कोफीपोजा एक्ट आया है। निवारक नज़रबंदी कानूनों की आलोचना। पहला पॉइंट दिया गया है, इन प्रावधानों से भारत लोकतांत्रिक राज्य के बजाय पुलिस राज्य बन जाता है। निवारक नज़रबंदी कानून से क्या होगा? भारत लोकतांत्रिक राज्य की अपेक्षा कैसा राज्य बन जाता है? पुलिस राज्य बन जाता है। इन विधियों के द्वारा संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। इन विधियों के द्वारा संविधान में उल्लेखित जो मूल अधिकार है वो क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। सरकार के द्वारा इन विधियों का प्रयोग करके विरोधियों का दमन किया जाता है।
जो लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। किसका निवारक नजरबंदी कानून का इस्तेमाल करके किसका प्रयोग किया जाता है? विरोधियों का दमन किया जाता है। इनके जो विरोधी पार्टी के लोग हैं उनका दमन कर दिया जाता है, जो लोकतंत्र की भावना के साथ में क्या है? खिलवाड़ है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसके? निष्कर्ष निकलता है निवारक नजरबंदी का प्रावधान एक अनिवार्य बुराई है, और अनिवार्य इसलिए है लोक व्यवस्था राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने की चुनौती विद्यमान है। देखिए, अनिवार्य भी है लेकिन बुराई भी है। अनिवार्य इसलिए है क्योंकि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की एक चुनौती हमारे सामने है, जबकि बुराई इसलिए है क्योंकि इससे अधिकारों का हनन होता है। बुराई इसलिए है क्योंकि अधिकारों का हनन होता है, और अच्छाई इसलिए है क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक चुनौती हमारे सामने विद्यमान है। इसलिए इसको समाप्त करने के बजाय इसके दुरुपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसलिए इसको समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।